नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, आज उत्तराखंड के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 3 बजे देहरादून पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी स्मृति ईरानी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। 3 बजे देहरादून पहुंचने वाली है। इस दौरान विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगी स्मृति ईरानी। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। उत्तराखंड दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए हैं। हितेश, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देहरादून पहुंचने वाली हैं, उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो 2:30 बजे करीब देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, जहां उन्हें प्रदेश अध्यक्ष रिसीव करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में वो बीजापुर गेस्ट हाउस 3:30 बजे पहुंचेगी, जहां से एक जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके द्वारा एक सर्विस स्टेडियम में एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है, तो वहां पर वो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। और उसके बाद में जो बीजेपी के तमाम लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी से मिलेंगी, उनसे वार्ता करेंगी। जी, बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान वो मीटिंग भी करेंगी, मुलाकात भी करेंगी। क्या कोई बड़ी वजह रहने वाली है इस मुलाकात और मीटिंग के पीछे की, या फिर रेगुलर होगी ये मीटिंग? जी बिल्कुल, देखिए ये वैसे तो स्मृति ईरानी का रूटीन कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से महिला बाल विकास जो मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके साथ उनकी एक अहम मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो बाल विकास को लेकर 2-4 इनके मुद्दे हैं, उसको लेकर रेखा आर्या आज स्मृति ईरानी से मुलाकात कर सकती हैं। जी, ये 1 दिवसीय दौरा होने वाला है उनका, या फिर वो यहाँ पर और भी रुकेंगी? जी बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी का ये 1 दिवसीय दौरा है। शाम के समय वो यहाँ से 5 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर जाएंगे, जहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी और उसके बाद जो उनके रूटीन कार्यक्रम है उसमें वो वह शिरकत करेंगी। जी हितेश, आप बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे देहरादून का, जहां उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आवास विकास बोर्ड बैठक की है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जिन परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है, उनमें लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवंटन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आवास विकास बोर्ड की बैठक, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, पात्रों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराए जाएं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मीटिंग करके ये निर्देश दे दिए हैं। आवास विकास की आज 12वीं बोर्ड की बैठक हुई है और बहुत ही बड़ी बैठक ये चली। लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच हम बैठे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड के द्वारा लिए गए। चूँकि हमारे यहाँ पीएम आवास योजना बहुत समय से चली आ रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से करने के मेरे द्वारा एक अध्यक्ष के रूप में निर्देश दिए गए। और जिन परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है और उसमें किस प्रकार से हम लाभार्थियों को लाभ दे सकते हैं, ये भी इस बैठक में निर्णय हुआ है कि उसमें तेज़ी लाने का प्रस्ताव हम लोगों के द्वारा पारित किया गया। क्योंकि अंतोगत्वा हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मूल उद्देश्य है वो उनको लाभ देना है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें वो काम समय से भी हों और गुणवत्तापरक भी हों, इसके लिए विशेष रूप से एक निर्णय हुआ है। और उसमें चूँकि वेब कोस्ट के इंजीनियर्स वहाँ रहेंगे, ये भी निर्णय हुआ है ताकि गुणवत्ता का साथ साथ ख्याल रखें। और इसमें ये भी साथ साथ तय हुआ है कि कुछ हमारे यहाँ टाउनशिप योजना और दूसरी योजनाओं के लिए मेरे द्वारा पिछली बार भी कहा गया था, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकें, उसके लिए हमारे कमिश्नर जो आवास के आयुक्त हैं, उनको एक तरह से निर्देशित किया कि उसको जल्दी से जल्दी काम को गति में लाए।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हरिद्वार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में जिस तरह से पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण किया गया है, उससे साफ है कि पंचायत चुनाव की व्यवस्था सरकार नहीं बल्कि एक गिरोह संचालित कर रहा है, उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि इस समय हरिद्वार में पंचायती संस्थाएं और पंचायती लोकतंत्र खतरे में है। हरीश रावत ने इसके विरोध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर अकेले उपवास करने का भी आह्वान किया है। इसके साथ ही हरीश रावत ने बताया कि राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में 16 अगस्त को 3 किलोमीटर दूरी का पैदल मार्च भी उनके द्वारा निकाला जाएगा। जो मजबूत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नेता हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सकें, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सकें, वो जिला पंचायत के मेंबर न हो सकें, जिला पंचायत के अध्यक्ष न हो सकें, ग्राम प्रधान न हो सकें। इसलिए सारा परिसीमन और आरक्षण इस दृष्टिकोण से करवाया गया। ये एक गिरोह ने गिरोहबद्ध तरीके से किया है। यहाँ की जो पंचायती संस्थाएं हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशन और जिलाधिकारी भी है, इन सब का अपहरण कर लिया गया है, इस गिरोह के कब्जे में है। और इससे हरिद्वार के अंदर जो पंचायती लोकतंत्र है और पंचायती संस्थाएं हैं, वो सब खतरे में है। और संजय पुंडीर मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। हरीश रावत ने जो ये बड़ा बयान दिया है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गिरोह संचालित हो रहा है जो कि ये चुनाव कराने वाला है। क्या वजह है इसके पीछे की? मीनाक्षी, हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार ही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि इसको लेकर तमाम आरोप भी अब लग रहे हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बड़ा आरोप लगाया है, सीधा सीधा उनका कहना है कि जो सरकार है वो चुनाव कराना ही नहीं चाहती, और जिस तरह से हरिद्वार के चुनाव में गड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। हालांकि आरक्षण की बात की जाए या फिर परिसीमन की बात की जाए तो तमाम चीजों में गड़बड़ी हो रही है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि अगर सरकार इस तरह से करती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली 18 अगस्त को घेराव भी किया जाएगा। तो तमाम बातों को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, और ऐसे में जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के भी कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड में व्यापारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद होने की चेतावनी दी है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश भर के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और सर्वे के नाम पर व्यापारियों के कारोबार पर छापेमारी की जा रही है। जिसके बाद राज्य सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों से मिलकर बात करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कैसे बढ़े, सवाल ये नहीं है, लेकिन राज्य को जीएसटी मिलता रहे ताकि आर्थिक मजबूती बनी रहे। जीएसटी हमारा जो है, आप जानते हैं कि हमारा बहुत छोटा प्रदेश है और यहाँ के जो आय के साधन हैं बहुत सीमित हैं। ऐसी स्थिति में जीएसटी हमारा, सवाल ये नहीं कि कैसे बढ़े, सवाल ये कि यदि हमारा जीएसटी हमें मिलना जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। ऐसे में जो सर्वेक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है और मेरे द्वारा हमारे जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश पहले भी दिए गए थे। फिर कह रहा हूँ कि हम लोग कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें प्रताड़ना जैसी स्थिति दिखाई दे। लेकिन यदि माना कोई व्यक्ति कर चोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई सरकार भी करेगी और अधिकारी भी करेगी। हाँ, कहीं भी यदि वो जा रहे हैं तो वहाँ का व्यापारी संगठन, व्यापार मंडल के अपने लोग, उनके साथ बैठ के एक समन्वय की बात मैंने पहले भी कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, समन्वय बनाने का काम हमारा विभाग करेगा। और मैंने तो यहाँ तक कहा है, जो कर देने वाला व्यक्ति है, ईमानदारी से जो दे रहा है, उस व्यापारी का हम सम्मान करें, यानी विभाग उसका सम्मान करेगा। और जो उसमें कर प्राप्त करने वाला अधिकारी यदि ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन यदि कर चोरी करने और कराने वाला कहीं दिखेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से हमारा ये कर बढ़े, और आप देखिए कुछ दिनों से हमारा कर जो है जीएसटी बढ़ भी रहा है। हितेश का रुख करेंगे। हितेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, यहाँ पर बड़े आरोप लगाए हैं व्यापारियों ने, साफ तौर पर कह रहे हैं कि छापेमारी की जा रही है यहाँ पर जीएसटी वसूलने के नाम पर।
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के कई जिलों में जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और कहीं न कहीं अगर व्यापारियों की अगर हम बात करें तो जो छोटे व्यापारी वर्ग है उन पर भी मतलब जिस तरह से जीएसटी के नाम पर उन पर कार्रवाई की जा रही है वो कहीं न कहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब से पहले भी अनिल गोयल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उन्होंने व्यापार उद्योग मंडल की तरफ से एक बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की थी, उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन जिस तरह से लगातार जीएसटी की जो कार्रवाई है वह छोटे व्यापारियों पर हो रही है, हालांकि व्यापारियों का ये भी कहना है कि जिनका रजिस्ट्रेशन है उन पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, हालांकि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बातें सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका हितेश तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बीरा भंडारी ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा था, वहीं जिला अध्यक्ष ने उनके साथ अभद्रता से पूछा कि इस बैठक में आने की अनुमति किसने दी। बीरा भंडारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था। बीरा भंडारी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कथा के ग्रुप में सारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचेंगे और हम लोग भी, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि शायद हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधा ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया है कि आपको इस पार्टी के अंदर और उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया। एक बार मैं जब अपने पति की बीमारी को लेकर मैं किरसू में भी गई थी, मैंने यही कहा था कि केवल धन सिंह रावत जी से बोलने के लिए कि भाई मेरे पति बीमार है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तो माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है, अब जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। और आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही की तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। मैंने कभी ये दुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा। अभी मैं जब हमारे चुनाव हो रहे थे विधानसभा के चुनाव, तो मैं पापा में अपने बीमार पति को लेके जा रही थी वहाँ, और बीमार पति को मैंने 1 महीना दिन तक वहाँ डेरा डाला हुआ था। लेकिन संपत सिंह रावत जी द्वारा मुझे हमेशा बेइज्जती की जाती है। अधिक जानकारी के साथ हितेश फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, जिस तरीके से ये आरोप बीरा भंडारी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो कह रही है लगातार जिलाध्यक्ष के द्वारा इस तरीके का अपमान किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो लीला भंडारी ने जिस तरह से अपने जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं मतलब साफ होते नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो जिलाध्यक्ष है उनका बयान सामने नहीं आया है। उसको लेकर भी हम लगातार जिलाध्यक्ष से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो प्राथमिकता की बात करती है, महिला की सम्मान की बात करती है और तमाम ऐसी बातें करती है जिनको लेकर मतलब पार्टी अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जिस तरह का प्रकरण ये सामने आया और जिस तरह से इस महिला ने अपनी वेदना यहाँ पर बताई है, तो कहीं ना कहीं मतलब जिला अध्यक्ष भी सवालों के घेरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हितेश तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 75वें वर्षगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। देश के अंदर पहली बार इतना बड़ा महोत्सव अगर कोई मनाया जा रहा है राष्ट्र के लिए, तो माननीय मोदी जी की देन है कि 75वें इस वर्षगांठ को उन्होंने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उसको लेकर हम सब लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और प्रत्येक घर के ऊपर हम तिरंगा लहराने का आह्वान कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 13, 14, 15 तारीख को हम सघन रूप से इस अभियान को चलाएंगे, जिसको निमित्त लेकर आज बैठक का आयोजन भी किया गया है। 8 तारीख को माननीय इस यात्रा को लेकर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके स्वागत की तैयारी में तिरंगा घर घर लहराया जाए। इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई। आज भी 4 बजे 3:30 बजे बैठक है बीजेपी कार्यालय में। हम इसमें पूरा योगदान देते हुए प्रत्येक घरों पर तिरंगा लहराने का आयोजन करेंगे। लोगों को कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अखबारों के और मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से
हमने अपने कार्यकर्ताओं को जागृत किया, अनेकों बैठक करके उनको आह्वान किया है कि आओ 75वें इस अमृत महोत्सव में हम सब लोग शामिल हों और देश के सम्राट नागरिक जो हैं, चाहे वो देश के सेलिब्रिटी हों, चाहे देश के महान नेता हों, चाहे माननीय मोदी जी, जो लोग हैं पूरे देश के अंदर पूरे मिशन के रूप में लगे हैं कि हर घर तिरंगा लहराए। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम सब लोग मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उद्गृत करें। हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के बैठक आयोजित हुई। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली गई। इस पर सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3.46 लाख घर हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे की व्यवस्था हो गई है। आज़ादी के जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए और उसी के संबंध में हम लोगों की एक रिव्यू मीटिंग थी। पूरे हरिद्वार में जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज की है उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, विभागों के माध्यम से कुछ CSR के माध्यम से ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर लोग झंडा लगाएं। अभी तक का जो फीडबैक है लोगों में, आम जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर स्वयं में बहुत अधिक उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हरिद्वार का चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर घर के ऊपर हमारा तिरंगा शान से जरूर लहराएगा। हरिद्वार से संजय लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, यहाँ जानकारी ये मिली है विनय शंकर पांडे के द्वारा कि जितने भी नज़दीक में घर हैं उन सभी के लिए तिरंगा की व्यवस्थाएं की गई हैं। 13 से 15 अगस्त तक के लिए जो आह्वान किया गया है हर घर तिरंगा के लेकर के। बिल्कुल मीनाक्षी, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं अब हरिद्वार जिला प्रशासन भी लगातार तैयारी में जुटा है। ऐसे में करीब 3 लाख से ज्यादा हरिद्वार में जो घर हैं उन पर तिरंगे फहराए जाएंगे। उनको लेकर तमाम जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर एक कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई है और बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया जाए। इसी को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में तिरंगे लहराए जाएंगे। उनको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और ऐसे में तैयारियां जगह जगह देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। बेटियों की शिक्षा में कोई परेशानी ना हो इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए योजनाएं भी संचालित की जा रही है। लेकिन क्या हो अगर शिक्षक ही बेटियों के भविष्य को अंधकार में ले जाएं? उत्तराखंड में राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ने हाई स्कूल पास की हुई 4 बेटियों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया है। मामला रुड़की के मंगलौर में राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का है। विद्यालय में अध्ययन कर रही मंगलौर की छात्राओं ने कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कई छात्राओं की टीसी में लाल पेन से मार कर छात्रों के आचरण को दर्शाया गया है। प्रधानाचार्य ने आचरण में छात्रा को निराशाजनक विवरण दर्शाया है। महज 13 और 14 साल की उम्र वाली छात्राओं को विद्यालय में राजनीति करने, विभागीय आदेश की अवहेलना करना, प्रधानाचार्य का अपमान करना, व्यवहार असंतोषजनक बताया है, जिसके चलते अब इन छात्राओं को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। नाजिया में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक से मैंने 10th क्लास पास किया, जिसका कारण यह है कि हमने वहाँ से टीसी लेने के लिए गए अपने विद्यालय में, तो उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ रेड पेन का ऐसे अनौपचारिक शब्द का प्रयोग किया है, जिससे कि हमारे 11th क्लास में एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण वो हम एडमिशन नहीं दे रहे। तो इसलिए उन्होंने हमारे बारे में कुछ बहुत ज़्यादा गलत लिखा है। हमें एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन हमारे फैमिली वाले काफ़ी इस चीज़ को लेके परेशान है, जैसे कि वो एडमिशन नहीं हो रहा, काफ़ी लेट होता जा रहा है सिलेबस। नाम फरहत है। मैंने मानक चौक राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मानक चौक से 10th क्लास पास की है और हम वहाँ पे मैम से टीसी लेने के लिए गए, तो उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है और आगे हमें एडमिशन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर, मेरे साथ में 4 लड़कियाँ और हैं। जो हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने हमें बोला कि ये वाली टीसी नहीं चलेगी, तो
तो हम यहाँ मैम से, प्रिंसिपल मैम से बोला, मैम हमें टीसी में आपने ऐसे कैसे लिखा है, तो उन्होंने हमारी टीसी में अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है, रेड पेन का बहुत यूज़ किया है। ये हमारे बच्चे हैं, भतीजी हमारी है, ये राजकीय जूनियर हाई स्कूल मानक चौक में पढ़ते हैं। तो कुछ टीसी का मसला था, टीसी मांग रही थी, तो मैडम टीसी देने से इनकार कर रही थी। और जब इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और हम वहाँ पे गए तो इन्होंने इनकी टीसी पे इनके जो आचरण लिखा जाता है उसके बारे में बहुत अशोभनीय, बहुत गलत बातें लिख दी, जिससे ये एडमिशन लेने के लिए जो इंटर में गए, राजकीय इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया कि पहले ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है आप इसको हटवाइए और जब हम इनको एडमिशन देंगे। ये मामला मेरे सामने कल ही संज्ञान में आया है। कल मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, पर तो मैंने उससे फिर वहाँ के अधिकारियों से बात करी थी, उस मैडम से भी बात करी थी। मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ये बच्चियाँ जो हैं 15, 12, 13 साल की, जो आपने रेड पेन से पे लिखा है, तो बताने का कष्ट करें कि ये किन किन मामलों में इन्वॉल्व है, किन राजनीति से प्रभावित है। वो कह रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि राजनीति से राजनीति करती हैं, जो है इस लायक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया जा सके। तो मैंने कहा ये बताइए कहाँ राजनीति कर रही हैं, तो वो बता नहीं पाई। तो मैंने उसे काफ़ी कहा भी, तो फिर मैंने अधिकारियों से बात करी। अधिकारी कहने लगे साहब हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो मैं इस मैडम के खिलाफ़ फिर कार्रवाई कराऊंगा, ताकि जो है इस बच्चों की भविष्य खराब कर रही है। ये प्रकरण जो है परसों जो है 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी मेरे पे। उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिस पर उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है। तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण में दिया गया है, तो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब उनके द्वारा भी बच्चों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। इस संबंध में जांच के ही बाद में टिप्पणी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अनिल सैनी। अनिल, रुड़की में ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या वजह रही कि प्रिंसिपल ने इन छात्राओं की टीसी पर इस तरीके से लिख दिया कि कहीं और स्कूलों में भी जाकर के वो एडमिशन नहीं ले पा रही हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, बताना चाहूंगा, देखिए ये रुड़की के मंगलोर का मामला है और राजकीय कन्या जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसका ये मामला है। जो परिजनों से हमारी बात हुई है, परिजनों का कहना है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनकी टीसी काटवाने के लिए हम बार बार प्रधानाध्यापक को जो लगातार हम बोल रहे थे, लेकिन प्रधानाध्यापक जो है वो टीसी नहीं काट के दे रही थी। इसी को देखते हुए प्रधानाध्यापक थोड़ा नाराज हो गए। नाराजगी की वजह से उन्होंने जो टीसी है, टीसी पर ट्रायल मार्क करके लिख दिया है कि ये जो लड़कियां हैं, महज 13 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, ये राजनीति करती हैं और प्रधानाध्यापक की बात नहीं मानती। ऐसे अलग अलग तथ्यों के साथ ट्रायल मार्क कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो परिजन है वो परेशान हो गए हैं और लड़कियों को कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, उम्र छोटी और जो आरोप वो बहुत बड़े। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लोहाघाट थाना पुलिस एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोहाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 कर्मचारियों को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 किलो चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर में एक खटीमा, दूसरा पिथौरागढ़ का रहने वाला है। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने मामले का खुलासा किया है। और अब खबर जोशीमठ से, जहां शांत वादियों में अपराध पैर पसार रहा है। जहां लोग पहले अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, वहां मैदानों की तरह अपराध पहाड़ों में भी बढ़ने लगा है। यही नहीं, ये मैदान के लोगों के कारण हुआ है। पहाड़ों में भी अब अपराध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में काम करने वाले वन आरक्षी अनुज कुमार पर गश्त के दौरान जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों ने एसडीएम को लेकर शिकायत दी और कार्रवाई न होने पर काम का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है।